हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। कुछ बच्चों को डाउट हो रहे हैं इसमें, तो बोर्ड बहुत पास आ चुका है, तो सोचा कि केमिकल काइनेटिक्स पे कुछ क्वेश्चंस हो जाए जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। बिल्कुल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं बच्चों आपको। तो इसी सिलसिले में, इसी क्रम में एक क्वेश्चन है हमारे पास 4.10। ट्राई करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में और कैसे हमें सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, हैव ए लुक। इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, इसका क्या मतलब है? ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स। रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी यानी कि रिएक्टेंट है वो। द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है फॉर डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है मोल पर लीटर, इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन जब ये होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा। ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन ये होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा, एंड ये, यानी कि 3 एक्सपेरिमेंट बच्चों आपके लिए गिवन है, एक्सपेरिमेंट 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले हमें ये मालूम पड़ गया कि ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए प्लस बी गिव्स यू प्रोडक्ट पी। ठीक है, तो रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? R इज इक्वल टू के ए पे पावर x b पे पावर y। ये लिखते हैं हम लोग किसी रिएक्टेंट के लिए, ये वाला चीज। चलो बढ़िया है। तो अब क्या करेंगे हम लोग अब यहां पर R की वैल्यू डालेंगे, A और B की वैल्यू डालेंगे। R की वैल्यू हो जाएगी 5.07 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के। A है 0.2, B है 0.3, ये हो गया। दूसरा डाटा भी डाल देते हैं, 5.07 10⁻⁻5 के 0.2 पे पावर x 0.1 पे पावर y, ये लिख सकते हैं। अगर आप डाटा को ध्यान से देखो, 0.2 ये 0.3 था। ठीक है, ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम तो रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम। बी का कॉन्सेंट्रेशन 1/3 हो गया, ए का तो सेम रहा ना, बी का 1/3 हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन सेम। यानी कि ये इन दोनों का आपस में रिएक्शन है, कुछ रिलेशन है। ए का जब कॉन्सेंट्रेशन सेम हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम है। इसका मतलब y का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है। y का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क ही नहीं पड़ा, है ना बच्चों। ये काफ़ी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन भी हम लोग यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला कि जब कॉन्सेंट्रेशन ए का सेम रह गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम रह गया। दैट मीन्स यहाँ पर बी का तो कोई रोल ही नहीं है। जबकि बी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है तो रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन बी के कॉन्सेंट्रेशन के कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई अफेक्टेड नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी 0 आने वाला है। ठीक है बच्चों, हैव ए लुक। अभी कैलकुलेशन में भी आ जाएगा y0, देखना, मुझे ऐसा लग रहा है। करके देखते हैं। तो फिलहाल मैंने इन्हीं 2 टेबल को यहाँ पे लिखा है इक्वेशन में, इसमें कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। तो देख लो, दोनों का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेम है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन सेम है तो ये दोनों पोर्शन भी सेम हुए ना ऑटोमेटिक। तो फ्रॉम दिस 2 इक्वेशंस आई कैन राइट k इंटू 0.2 पे पावर x 0.3 पे पावर y 0.2 पे पावर x 0.1 पे पावर y। ये लिख सकते हैं, k और k तो गया, 0.2x ये भी गया। मेरे पास क्या बच गया? 0.3 पे पावर y एंड 0.1 पे पावर y। अब इसको कैसे सॉल्व करें, कौन बताएगा? शायद बहुत सारे बच्चों ने तो कर लिया होगा। ये बड़ा इजी होता है, इसको नीचे ले आओ आप। 0.3 अपॉन 0.1 होल पे पावर y इज इक्वल टू 1। 0.3 और 0.1 ये तो 3 मिलेगा ना मुझे। 3 पे पावर y इज इक्वल टू 1। 3 पे पावर y है इज इक्वल टू 1 है,
ये तभी पॉसिबल है जब y की वैल्यू 0 हो जाए। मैंने बोला था ना कि y की वैल्यू 0 आने वाली है, क्योंकि B का जब कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क ही नहीं पड़ा, y0। तो आप यहाँ y0 लिख सकते हो, इसको नोट कर लो बच्चों। अब मैं इसको लिखने वाला हूँ और x भी मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NB। B के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 आ गया बच्चों, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ, इसका काम हो गया, y की वैल्यू 0 आ गई। अब मैं ये लिख रहा हूँ रेट ऑफ द रिएक्शन 1.43 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू K 0.4 पे पावर x। y वाला टर्म में लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया कि y 0 है भैया, लिखने से फ़ायदा है नहीं। अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ उठा के यहाँ डाल रहा हूँ, 5.07 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू K 0.2 पे पावर x। इनको आप डिवाइड कर लो तो कुछ काम बन जाएगा हमारा। दिस डिवाइड बाई दिस, ये कैंसिल हो गया है, ये हो जाएगा 1.43 10⁻⁴। देखो -5 ऊपर जाएगा तो यहाँ +5 हो जाएगा, नीचे बचेगा 5.07 और ये हो जाएगा 0.4 0.2 होल पे पावर x, ठीक है। तो ये तो 10 बचा, 1.43 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 14.3 और ये हो जाएगा 5.07 2 पे पावर x। बढ़िया है। तो इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है, 14.3 डिवाइड बाई 5.07। तो यहाँ पर जो हम लोग करने वाले हैं, तो इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, ठीक है बच्चों। तो 5.07 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10.14, जबकि यहाँ 14 पॉइंट है। 5.03 को आप 3 से करोगे 15.21 आ रहा है, ठीक है। तो 15.21 से कम वैल्यू है और ये 10.14 है। तो हमें यहाँ पर बच्चों एग्जैक्ट आंसर हमारा नहीं आने वाला है, कुछ फ्रैक्शंस में आने वाला है। कुछ तो फ्रैक्शन में आने वाला है। 2 टू द पावर x है, यहाँ पे हम लोग 2 भी नहीं लिख सकते। फिर इस केस में हमें लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा, लॉग टेबल। इसको डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल ये पूरा का पूरा है नहीं, लॉग टेबल से, ठीक है बच्चों। एग्जैक्टली नहीं कटेगा, हमें मालूम है। यहाँ लॉग ले लेते हैं बोथ द साइड्स, ठीक है। तो बाकी चीज़ों को आप हटा दो यहाँ से, बाकी की ज़रूरत है नहीं, लॉग ले लेते हैं। ये तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 14.3 तो ये 2.14 डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, तो ये 4 2 10.21 आएगा। तो यहाँ से 4 का रिस्पेक्ट तो 2.8 आएगा अप्रॉक्स मेरे पास। तो मेरे को लॉग चाहिए, लॉग ऑफ 2.8 इज इक्वल टू ये x तो बाहर आ जाएगा, x लॉग ऑफ 2, ठीक है बच्चों। लॉग 2.8, देखो लॉग 2 तो सबको याद ही होता है, 0.3, ठीक है ना। लॉग 2.8 आपको टेबल से देखनी पड़ेगी इसकी वैल्यू, और यहाँ डाल देंगे हम लोग। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लॉग ऑफ 2.8, जो टेबल से देखेंगे। देखो लॉग 2.8 का टेबल नहीं होता, लॉग 28 का आपको देखना पड़ेगा। 28 का जो फर्स्ट वैल्यू होगा वही ले लेंगे, डिवाइड बाई 0.3, ये आपको x की वैल्यू आएगी अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये आपको जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 1.5 के अप्रॉक्स आने वाली है, ठीक है। टेबल से उठा के वैल्यू लिख सकते हो, लॉग टेबल लो तो लॉग ऑफ 28 देखो क्या है, यहाँ डाल दो, डिवाइड बाई करो, ये आ जाएगा। तो वही टेबल मैंने देखा था, तो ये 1.5 आएगा टोटल वैल्यू, ठीक है बच्चों। प्लीज़ मेक ए नोट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दो क्वेश्चन मैंने यहाँ रखे हैं, 4.2 एंड 4.3।
तो 1 बाय 1 कर लेते हैं। 4.2 में आप देखो रिएक्शन गिवन है ना, 2A + B गिव्स यू A to B। चलो बढ़िया है। द रेट इज ऑल्सो गिवन, KA/B² है, K की वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, calculate the initial rate of the reaction when capital A is 0.1 mole per liter, capital B is equal to 0.2 mole per liter. Calculate the rate of reaction after A is reduced to 0.06 mole per liter. Hopefully question आप लोग समझ गए होंगे बेटे। Calculate the initial rate of the reaction when A is this and B is this. तो पहला काम कर लेते हैं, rate of reaction फाइंड कर लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे R इज इक्वल टू K A टू द पावर 1 और B2, ऐसा तो गिवन है मुझे, ये पूरा का पूरा यहाँ गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, K की वैल्यू गिवन है 2 × 10 टू द पावर -6, A की वैल्यू है 0.1, B की वैल्यू है 0.2, ये गिवन है मुझे। 2 × 10 टू द पावर -6, 0.1 को क्या लिखते हैं हम लोग, 10 टू द पावर -1, 0.2 का स्क्वायर यानी कि 0.04, ऐसे लिखेंगे ना। चलो बढ़िया है। तो R की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10 टू द पावर -6 इंटू -1 इंटू 4 × 10 टू द पावर -2, तो R मुझे मिल गया 4 × 2 8, 8 × 10 टू द पावर -9। ठीक है, ये R की वैल्यू मेरे को मिल गई 8 × 10 टू द पावर -9। पहला पोर्शन तो मैंने कर लिया, बढ़िया हो गया ना। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन A इज रेड्यूस्ड टू 0.06। A पहले क्या था, A पहले था 0.1, अभी हो गया 0.06। आप इस रिएक्शन को ना दोबारा लिखो और आप फाइंड करो कि B की वैल्यू कितनी हुई होगी जब A रिड्यूस हो गया 0.06 पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2A + B गिव्स यू A to B। ठीक है, ये है 0.1, ये है 0.2, बढ़िया हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो नंबर पे, यहाँ 2A है, B तो अकेला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फाइनली 0.06 मिला, यानी कि 0.1 से कितना रिड्यूस होगा कि 0.06 मिलेगा। सोच के देखो, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 0.04, तभी तो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि A वाले कॉन्सेंट्रेशन में से अब 0.04 गायब हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, B के साथ 1 है, यानी कि जितना कंजम्पशन यहाँ पर A का हो रहा है ना, उसका हाफ कंजम्पशन B का होगा। दैट मीन्स 0.2 - 0.02, ये B के लिए है, ये A के लिए है। बढ़िया है ना। तो ये मुझे कितना मिल गया 0.06, तो ये कितना मिलेगा 0.18, यही होगा ना। हाँ 0.18। तो आपको यहाँ नंबर से समझना है, 2 लगा हुआ है, 2 का नंबर हाफ 1 होता है ना, तो ये 1, तो हाफ कंज्यूम होगा B। बढ़िया हो गया। तो ये मुझे A का और B का कॉन्सेंट्रेशन मालूम हो गया। नाउ आई कैन फाइंड रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है बच्चों, लिखते हैं आगे रेट ऑफ द रिएक्शन। तो वापस आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप ये सब हटा दो। R मुझे फाइंड करनी है, K तो कांस्टेंट ही होता है जब तक टेम्परेचर चेंज ना करे। 2 × 10 टू द पावर -6, A की वैल्यू है 0.06, B की वैल्यू है 0.18 होल स्क्वायर। यहाँ आप कैलकुलेट कर लो तो हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर भी आ गया। ठीक है, यह कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बिंदास कर सकते हो, बड़ा इजी है। उसके बाद करेंगे 4.3, इसको नोट कर लो प्लीज़। <clears throat> 4.3 करके देखते हैं बच्चों। होपफुली आप लोगों ने ये सब नोट कर लिया होगा। The decomposition of NH3 on platinum surface।
हाँ बच्चों 4.3 करके देखते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, चाहो तो कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों आपको थोड़ा रिएक्शन लिखने आना चाहिए। ये रिएक्शन की बात हो रही है तो इसको कंप्लीट रिएक्शन लिख लेंगे तो आगे हमारे को काफ़ी इजीली सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन। डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, तो आप NH3 को डिकम्पोज करो तो क्या मिलेगा आपको, N2 प्लस H2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 लगा दो तो N2 हो गया, यहाँ 3 लगा दो 3H2, ये मिला है मुझे। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, जीरो ऑर्डर है, यानी कि रिएक्टेंट पे तो फर्क ही नहीं पड़ता कॉन्सेंट्रेशन का, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। -1/2 ये लिख सकते हैं, या फिर d ऑफ N2/dt लिख सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा गया, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2NH2, K गिवन है। मान लो रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K NH3 पे पावर x, ऐसे। लेकिन जीरो ऑर्डर होने की वजह से मेरे को x की वैल्यू जीरो डालनी पड़ेगी। x अगर जीरो लिख लिया हमने तो NH3 टू द पावर जीरो, समथिंग टू द पावर जीरो मीन्स व्हाट, 1 ओनली। तो मुझे क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू K। तो ये जो मैं रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नथिंग बट K। K मेरे को गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को पकड़ लेता हूं पहले, dN2/dt इज इक्वल टू K, और फिर इन दोनों को पकड़ लेता हूं, 1/3 dH2/dt इज इक्वल टू K। ठीक है, तो K की वैल्यू तो यहाँ गिवन ही है स्ट्रेट अवे। तो dN2/dt रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, यही आ गया ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, पूरा का पूरा ये 2.4, यही आंसर हो गया। जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 की बात करेंगे तो 3 को मुझे हटाना पड़ेगा, 3 को राइट साइड ले जाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, dH2/dt ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ K। सी dH2/dt क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 ओनली, दैट इज 3K। 3 इंटू K, K मेरे पास है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। हो गया। प्लीज मेक ए नोट बच्चा लोग, काफी इजी क्वेश्चन है। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और थोड़ा चैलेंजिंग भी है, लेकिन बच्चों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लॉग निकालना और एंटी लॉग निकालना कृपया करके सीख लीजिए, अदरवाइज़ आप कहीं भी फंस सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2022 में हो सकता है कुछ लॉग के क्वेश्चन आ जाए, वैसे चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी हमें पूरी तैयारी के साथ बोर्ड में बैठना है, कोई लूप होल नहीं छोड़ना है। तो कृपया करके लॉग और एंटी लॉग सीख लीजिए, थोड़ा सा उस पर काम कीजिए। ठीक है बच्चों, 4.17 हमारे पास बोला गया है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज 90 SR विथ हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर्स। हाफ लाइफ गिवन है, तो बच्चों जहाँ भी हाफ लाइफ गिवन होता है ना, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, K फाइंड कर लेते हैं, रेट कांस्टेंट, क्योंकि फॉर्मूला तो है हमारे पास, T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K, यही होता है। तो आप लोग यहाँ से फाइंड कर लो। यहाँ पर T हाफ इज गिवन 28.1 ईयर्स, 28.1 ईयर्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो K मुझे क्या मिलेगा, 0.693/28.1, रेट कांस्टेंट आ गया। अब बोला गया है
if 1 microgram of 90 SR was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, है ना, कैल्शियम की जगह स्ट्रॉन्सियम 90 चला जाए, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 years एंड 60 years। मतलब हमारे बोन्स में घुस गया, वो बेबी के बोन में घुस गया 1 माइक्रोग्राम, तो 10 years के बाद वो कितना होगा, या 60 years के बाद वो क्वांटिटी कितना हो जाएगा। तो बच्चों ये तो इनिशियल क्वांटिटी हो गई, तो आप फॉर्मूला लगाओ T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ A नॉट अपॉन A, ये लिखते हैं। A नॉट क्या है, इनिशियल क्वांटिटी, और A है लेफ्ट ओवर क्वांटिटी, बचा हुआ क्वांटिटी आफ्टर टाइम T। तो हमारे को पूछा गया है 10 years, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे 10, 2.303, K की वैल्यू गिवन है 0.693 अपॉन 28.1, ये हो गया। लॉग ऑफ A नॉट, तो 1 माइक्रोग्राम को आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान लो, ठीक है, इसको 1 लिख लो, और बाकी बचा हुआ कितना है मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि A भी माइक्रोग्राम में ही आएगा, ठीक है, 1 माइक्रोग्राम था ना लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ 1 ही लिख दिया है, क्योंकि A जो आएगा वो भी माइक्रोग्राम में आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 0.693 अपॉन 28.1 इंटू 2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/A। ठीक है बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेशन में ज़्यादा मैं अंदर नहीं जा सकता, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन आप लोग को एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहली बात यह है 1/A है ये, ठीक है, 1/A को अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग भी आपको आने चाहिए बच्चों, 1/A को लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग A। फिर इस माइनस को आप यहाँ लगा सकते हो, इसको हटा सकते हो, ये पूरी क्वांटिटी बन गई। तो ये आएगा माइनस 0.1071 इज इक्वल टू लॉग ऑफ A। यहाँ से लॉग हटेगा तो आएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.1071, ठीक है। एंटी लॉग निकालना आप लोग, मैंने पहले ही बोला है बच्चों, लॉग और एंटी लॉग निकालना सीख लो ताकि आपका काम आसान हो जाए और ये आप आंसर निकाल पाओ, ठीक है। तो आप एंटी लॉग सीखोगे तो आप अपने आप कर लोगे। सिमिलरली 60 ईयर्स के लिए भी करना है। आप यहाँ 60 डालोगे, यहाँ 1 डालोगे, यहाँ A डालोगे, तो हमारे लिए दूसरा क्वांटिटी भी आ जाएगा, वहाँ भी एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये काम आपको दोबारा करना है, तो 10 ईयर्स के लिए हो गया ना। 60 के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ 60 डालना है, ये क्वांटिटी तो सेम रहेगा, ये भी क्वांटिटी 1/A डैश ले लो आप, वहाँ पे A डैश की वैल्यू भी ऐसे ही आएगी एंटी लॉग में, ठीक है। 4.18 करते हैं, इसको नोट कर लो बच्चों। देखते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें किसी लॉग वॉग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सिंपल हमें प्रूफ करना है। शो दैट लिखा है ना, शो दैट। Show that time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of reaction. First order reaction, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, ये, ठीक है बच्चों। शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, 99% कंप्लीट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1%। तो इसके लिए टाइम T1 ले लो, 2.303 ले लो, लॉग ले लो, 99% कंप्लीट, ठीक है। तो अगर आप ये 100 है तो बचेगा कितना, 1 नीचे बचेगा ना, बचा हुआ क्वांटिटी। 99% कंप्लीट है, क्या मतलब वो 1% बचा। तो अगर ये 100 है तो 1% का मतलब 1 हो गया ना, सीधा सीधा 1 डाल देंगे, आसान है।
log 10 को क्या लिखते हैं हम लोग 2.303 के log ऑफ 10 पे पावर 2। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 10 हो जाएगा और log 10 तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2.303 अपॉन के log 10 1 हो गया। दूसरी बात आप लिखोगे T2 इज इक्वल टू 2.303 के log ऑफ कंप्लीशन ऑफ 90%, यानी कि ये 100 लेंगे तो बचेगा कितना 10 बचेगा। ये बचा हुआ क्वांटिटी लिखते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये कट के मुझे मिल जाएगा 10, दैट मीन्स 2.303 अपॉन के log 10 तो 1 हो गया। तो ये देख रहे हो T1 क्या है, T1 इज ट्वाइस, देखो यहाँ 2 लगा हुआ है, बाकी तो ये सेम है, तो मैं लिखूंगा T1 इज 2T2, दिस वन T1 इज इक्वल टू 2T2। हो गया ना प्रूफ हो गया। क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से देखो। देखो इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी किया था, ये दूसरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ही है। तो इस तरह क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं बच्चों, जो हम लोगों ने अभी इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन था ऐसा ही था, बिल्कुल सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। उसमें होता क्या है कि सिर्फ रेट का इक्वेशन लिख लो शुरू में, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना है, सेम मेथड है। तो क्या लिखेंगे R इज इक्वल टू के, आप यहाँ रिएक्टेंट को पहचान लो और रिएक्टेंट रेट लॉ लिख लो, A पे पावर x और B पे पावर y, ठीक है। A, B और R आप लिखते जाओ, 1 2 3 4 इक्वेशन आप लिख सकते हो, खैर 3 से भी काम चल जाता है। पहला वाला मैं क्या लिखूंगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3, A हो जाएगा 0.1, B भी है 0.1 y, ठीक है। दूसरा वाला 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2, 0.3 पे पावर x, 0.2 पे पावर y। तीसरा वाला भी लिख लेते हैं 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1, 0.3 टू द पावर x, 0.4 टू द पावर y, ठीक है। आप एक काम करो, देखो कि इस दो में कोई, ये 3 इक्वेशन में आपस में कोई सिमिलर टर्म है। देखो ये दोनों सिमिलर टर्म मिल रहे हैं, इक्वेशन 1 2 3। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3 चौथे की जरूरत ही नहीं पड़े। यहाँ देख लो ये दोनों टर्म सेम है, तो आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दो, डिवाइड 2/3। तो यहाँ ये डिवाइड हो जाएगा ना ऐसे, के गया, ये दोनों भी पूरा गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -10, 10 के ऊपर पावर -10 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.2 10 टू पावर -1 अपॉन 2.88 इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड करोगे ना, देखो पावर दोनों पे y है, 0.2 0.4 राइट, 0.2 0.4 होल पे पावर y। कितना इजी है बताओ। तो ये इसको कट्टम कुट्टुम कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा ना, 1/2 है इजी। अब क्या करें, ये हो जाएगा 0.72 अपॉन 2.88 इज इक्वल टू 2 पे पावर -y, है ना, 1/2 है ना, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस ऊपर आ जाएगा -y, 0.72 अपॉन दिस, ये पूरा कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये, मतलब मुझे मिल गया 1/4 2 टू द पावर -y। बताइए 1/4 को मैं क्या लिखूंगा 2 टू द पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो y इज इक्वल टू 2 आ गया स्ट्रेट अवे, y इज इक्वल टू 2, ठीक है, बढ़िया हो गया, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 2 आप नोट डाउन करके साइड में लिख लो। अब हम 4th इक्वेशन की हेल्प भी ले ही लेते हैं, काफ़ी मज़ेदार इक्वेशन है।
आपको दिख रहा है बच्चों ठीक से? कैमरा हिल गया। कैमरा हिल गया, मेरे ही पैर से वायर को लगा, हिल गया। खैर, मैं क्या करूंगा कि इक्वेशन 1 और 4 को लिख लेता हूं, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। 1 है 6 इंटू 10⁻³ ए है 0.1, बी है 0.1, सबसे लास्ट है 2.4 10⁻² के 0.4 पे पावर x, 0.1 पे पावर y। ये इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये y वाला टर्म पूरा कट जाएगा आपको। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6/24 के कट 0.1 है और 0.4 है, 0.1 0.4 होल पे पावर x, तो क्या हो जाएगा 1/4 है गया। सो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 टू द पावर x। तो कंपेयर कर लो ना पावर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। मिल गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। डिटरमाइन द रेट लॉ एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपको रेट कांस्टेंट चाहिए तो आप किसी भी इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेंगे, 1 2 3 4। तो इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर लेते हैं, हाँ, इससे सारे हटा देते हैं। इक्वेशन 1 में r है 6 इंटू 10⁻³ a है 0.1, x की पावर 1 है, y है b है दिस वन 2। तो 6 इंटू 10⁻³ के 10⁻³ ये गया, तो k की वैल्यू है 6। आसान है ये, तो मज़ेदार आ गया। k की वैल्यू है 6, ठीक है बच्चों। प्लीज़ मेक ए नोट, और आप बिंदास एग्ज़ाम दो, और जो भी डाउट है ऐसे बिंदास भेजते रहो, और लॉग और एंटी लॉग सीख लो एक बार, ठीक है। वैसे चांस कम होते हैं आने का, अगर टाइम नहीं है तो स्किप कर दो, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए ज़रूर सीखना बच्चों। बाय बाय बच्चों, गुड लक, आप अच्छा करोगे, और मुझे मालूम है कि आप अच्छे मार्क्स भी लाने वाले हो। बाय बच्चों, टेक केयर।